सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से एक बार आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की दुनिया में। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ने वाले हैं अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अपन ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। मेडिकल सर्जिकल पढ़ने का अपना जो तरीका है वो एक बार मैं आपको डिस्क्राइब कर दूं। सबसे पहले मैं आपको सारे के सारे डिसऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। डेफिनेशन के बाद अपन एटियोलॉजी पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक मीजर पढ़ेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे और नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अच्छे से आपको पता होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें ही आती हैं एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर में जब अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ते हैं। इन सारे के सारे पोर्शन को पढ़ने के पश्चात वापस से अपन डिसऑर्डर को पढ़ेंगे और केवल जोड़ने का काम बाकी रहेगा। आप इस तरीके से समझेंगे कि जो डिसऑर्डर हैं वो स्वतः ही सिंपल हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे ऐसे आगे से आगे आपके दिमाग में आंसर आता जाएगा कि कौन सी तो जांच होनी चाहिए, कौन से क्लिनिकल फीचर आते हैं, कौन सी सर्जरी इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंतर्गत होनी चाहिए। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपन स्टार्ट करें। उससे पहले कार्डियक आउटपुट के टॉपिक में एक शब्द आया था हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, जो मैंने आपको समझा दिया और पढ़ा दिया था। उसके बाद एक पर्टिकुलर वर्ड आया था जिसका नाम था शॉक। शॉक एक ऐसा टॉपिक है कि शायद कहीं आपने पहले इसकी नॉलेज नहीं ली होंगी और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके द्वारा मिलते हैं। तो पहले आज के लेक्चर में अपन ये टॉपिक पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर से अपन मेडिकल सर्जिकल में जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के वास्तविक टॉपिक है वो पढ़ेंगे। क्योंकि इस शॉक में भी एक शॉक आता है कार्डियोजेनिक शॉक, जो बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही पार्ट होगा। तो आज के लेक्चर में मैं आपको शॉक पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है शॉक। चलें, सबसे पहले व्यवहारिक ज्ञान इस टॉपिक के बारे में कि जैसे ही नाम आता है शॉक, अपने दिमाग में बात क्लिक होती है कि भैया इंसान बेहोश हो गया। मतलब पहला विचार अपने दिमाग में आता है, जैसे मैं कहूं कि यार ये मरीज शॉक में चला गया तो दिमाग बोलेगा कि यार बेहोश हो गया। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या शॉक का मतलब बेहोशी है? क्या निश्चित है कि शॉक के अंदर इंसान बेहोश होगा? नहीं। कोई इंसान शॉक में जाएगा तो बेहोश भी हो सकता है, ऐसा निश्चित नहीं है कि वह बेहोश होगा ही होगा। पॉइंट नंबर 2, शॉक का जो टॉपिक है वह कौन से सिस्टम का डिसऑर्डर है? हेमेटोलॉजी का है, कार्डियोलॉजी का है, रीनल सिस्टम का है, रेस्पिरेटरी का है, नर्वस सिस्टम का है, मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का है। शॉक को कौन से पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत रखें अपन? सोचो, अलग अलग आंसर आपके दिमाग में आ रहे हैं। तो यहां भी अपना दिमाग कहता है कि कार्डियोलॉजी का है। सर कार्डियोलॉजी में पढ़ रहे हैं? नहीं। शॉक बेसिकली सारे के सारे सिस्टम का डिसऑर्डर है। जब कोई इंसान शॉक में जाता है तो शॉक में जाने पर बॉडी में जितने भी सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे अफेक्ट होते हैं। शॉक का मतलब होता है किसी भी टिश्यू का दाना पानी या परफ्यूजन इतना कम कर दिया जाए कि उसको नेक्रोसिस के लिए मजबूर होना पड़े। और जब शॉक में इंसान जाता है तो बॉडी के सारे सिस्टम शॉक में चले जाते हैं। तो इट इज द डिसऑर्डर ऑफ ऑल सिस्टम। यह सारे के सारे सिस्टम का डिसऑर्डर होता। तीसरी व्यवहारिक बात, मैं आपसे पूछूं कि बताओ बेटा
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉक? तो बहुत सारे साथियों का आंसर है कि सर इंसान का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाना। अब मैं फिर पूछूंगा कितना कम हो जाना? 100/60, 90/50, 80/40, 70/40, कितना कम हो जाना? कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। क्या किसी भी इंसान का बीपी को देखकर आप बोल दोगे कि यह शॉक में चला गया? बीपी का कम होना तो हाइपोटेंशन होगा। बीपी का कम होना तो हाइपोटेंशन होगा, तो इसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया हुआ है। उस क्राइटेरिया को फुलफिल करना बेहद जरूरी होता है। तो ये कुछ व्यवहारिक सी बातें हैं। तो सबसे पहला वर्ड शॉक के बारे में कि शॉक बॉडी के सारे सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। वास्तविक मतलब क्या होता है शॉक का, उसको जाने आप। शॉक का वास्तविक मतलब क्या होता है उसको जाने। ये आपके मेरे बॉडी का टिश्यू है, इसको अपनी ब्लड वेसल के द्वारा परफ्यूजन पहुंचाया जा रहा है। दाना पानी पहुंचा रहे हैं अपन, ग्लूकोज पहुंचा रहे हैं, फैट पहुंचा रहे हैं, प्रोटीन पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं, और यह टिश्यू काम कर रहा है। इसको दाना पानी पहुंचाने की रेट होती है, एग्जाम्पल से यदि मैं आपको समझाऊं तो 100 ml पर मिनट, यानी 1 मिनट में आप इसको 100 ml ब्लड पहुंचाते हैं, परफ्यूजन पहुंचाते हैं। यदि किसी कारणवश ऐसा हो, ब्लड की कमी हो जाए या कोई और कमी हो जाए और 100 की जगह 90 ml पहुंचाने लगो, तो क्या यह टिश्यू मरने लग जाएगा या मर जाएगा? नहीं मरेगा। टिश्यू है, समझ लेगा कोई नहीं, आज थोड़ा सा कम दाना पानी सही। 4 रोटी खाते हो आप, 3.5 रोटी घर वाले दें या अपन खाएं तो भी शरीर काम करेगा। तो 100 ml की जगह 90 ml भी पहुंचाया जाए तो भी यह काम करेगा। 90 ml से और कम कर दें अपन, इसको मान के चलो 80 ml पहुंचाया जाए तो क्या काम करेगा? यस, काम कर लेगा। कोई नहीं यार, फिर बढ़ जाएगा, 80 ml से काम चला लेता हूं। 70 ml पहुंचाया जाए तो क्या काम करेगा? आंसर है यस, काम करेगा। आपको 4 की जगह 3 चपाती मिल जाए तो भी कोई नहीं, चल जाएगा यार, 1-2 दिन का काम तो चल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि टिश्यू मर जाएगा। 60 ml पहुंचाया जाए तो भी क्या काम करेगा? हां, काम करेगा। नाराज होके काम करेगा कि यार खाना पीना तो दे नहीं रहे हो, पर चलो कोई नहीं, 60 ml से भी काम चला लेता हूं। 55 ml पहुंचाया जाए तो भी यह काम करेगा। 55 ml तक पहुंचाया जाए तो भी यह काम करेगा। परंतु अब इसने लिमिट मान ली, आपने इसको 100 ml, 90, 80, 70, 60, 55 ml तक ले गए। अब टिश्यू ने भी कह दिया बहुत हो चुका। आखिर कब तक ऐसा करते रहोगे मेरे साथ? अब ये लिमिट मेरी फिक्स है, इससे कम पे मैं काम नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा। अगर 4 की जगह आधी या 1 चपाती खिलाई जाए कि नहीं भैया इससे तो काम नहीं चलेगा, मुझे कम से कम 2-2.5 चपाती तो चाहिए ही चाहिए, तो 55 ml लिमिट अपनी फिक्स कर ली इसने। इससे कम मुझे दाना पानी पहुंचाओगे तो मैं मरने लग जाऊंगा। मरने लगने का मतलब है नेक्रोसिस मेरे अंदर होने लग जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो ये जो 55 ml है, देखो नॉर्मल इसका परफ्यूजन कितना होना चाहिए? 100 ml पर मिनट, परंतु कितने से कम नहीं होना चाहिए? 55 ml पर मिनट से कम नहीं होना चाहिए। इससे कम पे मैं मरने लग जाऊंगा। तो ये जो 55 ml पर मिनट अपन ने डिसाइड किया है, इसको मैं एक नाम दे रहा हूं और वो नाम है मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड। वो नाम है मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड। यदि किसी टिश्यू का परफ्यूजन मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम कर दिया जाए तो कंडीशन को नाम दिया जाता है शॉक। व्हाट इज द शॉक? शॉक इज डिफाइंड एज डिक्रीज द टिश्यू परफ्यूजन बिलो द लेवल ऑफ MMD। डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन बिलो द लेवल ऑफ MMD। मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से, मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से यदि टिश्यू का परफ्यूजन कम कर दिया जाए तो अवस्था को शॉक कहा जाता है। अगर मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से टिश्यू का परफ्यूजन कम हो जाए तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही टिश्यू का होगा। बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं सारे के सारे टिश्यू का होगा, तो सारे के सारे सिस्टम में डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा।
सारे के सारे ऑर्गन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, नेक्रोटाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे, और कुछ ही देर में आपने इस अवस्था को नहीं संभाला तो सारे टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने की वजह से इंसान मर जाएगा। इसका मतलब यह घातक कंडीशन होती है, इमीडिएट इसको इलाज की आवश्यकता होती है। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, शॉक का मतलब होता है बेहोश होना, ऐसा माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हां, शॉक होने की अवस्था में ब्रेन को मिलने वाला परफ्यूजन भी मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम हो जाता है, इस वजह से इंसान बेहोश हो जाता है। पर शॉक के अंदर केवल और केवल बेहोशी आती है नहीं, हार्ट भी अफेक्ट होगा, रेस्पिरेशन, जीआईटी, मसल, स्किन, नर्वस, सारे के सारे सिस्टम अफेक्ट होते हैं। और कुछ ही देर में इसको काबू नहीं किया जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है, इतनी घातक कंडीशन होती है शॉक। इज दैट क्लियर? तो किसी भी टिश्यू का परफ्यूजन कम होना शॉक नहीं है। किसी भी टिश्यू का परफ्यूजन मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम होना शॉक कहलाता है। तो इट इज डिफाइंड एज डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन बिलो द लेवल ऑफ MMD। बिलो द लेवल ऑफ MMD, मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से टिश्यू का परफ्यूजन कम होना शॉक कहलाता है। नेक्स्ट, कोई इंसान डिहाइड्रेशन की कंप्लेंट को लेकर अस्पताल में भर्ती हुआ, उल्टी दस्त हो रहे हैं भैया, क्या वह शॉक में जा सकता है? उल्टी दस्त हो रहे हैं, बॉडी से फ्लूइड में कमी आ रही है, ब्लड की कमी आ रही है, बहुत ज्यादा कमी आएगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी, तो शॉक में जा सकता है। दैट इज द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। कब बोले अपन उसको कि इंसान शॉक में चला गया? कब बोले अपन उसको कि इंसान शॉक में चला गया? तो देखो, किसी को उल्टी दस्त हुए, शरीर में डिहाइड्रेशन हुआ, कॉमन सेंस की बात है, इंसान का ब्लड प्रेशर कम होगा। इंसान का ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। पॉइंट नंबर 1, इंसान का ब्लड प्रेशर कम होगा, टिश्यू को मिलने वाला परफ्यूजन कम है, टिश्यू से सेंसरी न्यूरॉन इंपल्स को ले जा रहे हैं ब्रेन तक और ब्रेन को बता रहे हैं जी हमारा परफ्यूजन कम है, बढ़ाओ। ब्रेन स्टिमुलस भेज रहा है हार्ट को और हार्ट की पंपिंग बढ़ गई। इसका मतलब कंपनसेट करने के लिए इंसान की हार्ट रेट बढ़ेगी। कंपनसेट करने के लिए इंसान की हार्ट रेट बढ़ेगी। चूंकि बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है तो इंसान का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम निकल रहा है, और कार्डियक आउटपुट कम निकलेगा तो मेनली कौन सा ब्लड प्रेशर कम होगा? सिस्टोलिक। कौन सा ब्लड प्रेशर कम होगा? सिस्टोलिक। अगले पॉइंट पर अपन बात करें, क्योंकि बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम की कमी आ गई है तो किडनी को सप्लाई होने वाला ब्लड भी कम हो रहा है, और किडनी को ब्लड कम सप्लाई हो रहा है तो यूरिन भी कहां से बनेगा? तो ऐसे इंसान का यूरिन आउटपुट यदि अपन मीजर करें तो यूरिन आउटपुट भी अपन को कम मिलेगा। ऐसे इंसान का यूरिन आउटपुट अपन मीजर करें तो यूरिन आउटपुट भी अपन को कम मिलेगा। इंसान का यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा क्योंकि किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। साथ में जब बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन में फ्लूइड सप्लाई कम होगी तो अपना नर्वस सिस्टम कंपनसेट करेगा। कंपनसेट किस तरीके से करता है कि नर्वस सिस्टम जो अंदरूनी ऑर्गन है उनकी ब्लड वेसल को तो डायलेट कर देता है। नर्वस सिस्टम इंटरनल ऑर्गन की ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। डायलेट क्यों करता है? कि भैया इन ऑर्गन को ब्लड ज्यादा मिले ताकि ये मरने से बचे। अब जब अंदर वाली ब्लड वेसल को डायलेट करेगा तो कहीं से तो सप्लाई कट डाउन करेगा, तो ये जो बाहर पेरीफेरल स्किन में सप्लाई होने वाली ब्लड वेसल है इनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देगा। देखो गौर से समझो, आगे इसका महत्व आएगा। शरीर के अंदर वाले ऑर्गन ना मरे
या डैमेज ना हो, इसके लिए नर्वस सिस्टम अंदर वाली ब्लड वेसल में तो डायलेशन कर देगा, और जो बाहर वाली ब्लड वेसल है स्किन को सप्लाई, क्योंकि स्किन में इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, उसमें वेजोकंस्ट्रिक्शन कर देगा। अब चूंकि स्किन की ब्लड वेसल में वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा तो इंसान की स्किन में कम ब्लड सप्लाई हो रहा है। बताओ स्किन ठंडी हो जाएगी या गर्म हो जाएगी? अरे ब्लड सप्लाई कम हो गई है, स्किन ठंडी हो जाएगी, कूल स्किन हो जाएगी। कूल स्किन होने का मतलब है ऐसे इंसान की बॉडी को आप टच करेंगे या बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे तो बॉडी टेम्परेचर क्या मिलेगा? बॉडी टेम्परेचर क्या मिलेगा? तो आंसर है इंसान का बॉडी टेम्परेचर कम मिलेगा। इंसान का बॉडी टेम्परेचर कम मिलेगा। तो ये सारे के सारे पैरामीटर अपन को शॉक की अवस्था में देखने होते हैं। सारे के सारे पैरामीटर अपन को शॉक की अवस्था में देखने होते हैं। अब इनका सॉरी क्राइटेरिया फिक्स है कि भैया किसी भी इंसान में कितना डिहाइड्रेशन हो जाए कि अपन उसको शॉक बोल दें। तो किसी भी इंसान में यह कहने के लिए कि यह इंसान शॉक में चला गया है, कौन कौन से पैरामीटर को अपन देखते हैं? पैरामीटर नंबर 1, पैरामीटर नंबर 1, इंसान का सिस्टोलिक बीपी कम हो जाना चाहिए। बात करें कितने से कम हो जाना चाहिए, तो आंसर है 100 से कम हो जाना चाहिए। किसी भी इंसान को शॉक में की अवस्था बताने के लिए उसका सिस्टोलिक बीपी 100 mmHg से कम हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, चूंकि हार्ट कंपनसेंट करता है, नर्वस सिस्टम उसको स्टिमुलेट करता है, तो इंसान की हार्ट रेट बढ़ जानी चाहिए। और इंसान की हार्ट रेट कितने से ज्यादा हो जानी चाहिए? 100 से। हार्ट रेट कितने से ज्यादा हो जानी चाहिए? 100 से। बोले तो टेकीकार्डिया मौजूद होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, शॉक इंडेक्स, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। शॉक इंडेक्स 1 से ज्यादा होना चाहिए। शॉक कहने के लिए इंसान में शॉक इंडेक्स 1 से ज्यादा होना चाहिए। अब यहां आप पूछ रहे हैं कि सर व्हाट इज द शॉक इंडेक्स? व्हाट इज द शॉक इंडेक्स? हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी। हार्ट रेट अपॉन सिस्टोलिक बीपी। देखो हार्ट रेट हो गई 110 और सिस्टोलिक बीपी रह गया 100, तो शॉक इंडेक्स कितना आया? 1.1। नॉर्मली कितना होता है? हार्ट रेट होती है 80 और सिस्टोलिक बीपी होता है 120, ये आता है 0.75। और शॉक इंडेक्स शॉक की अवस्था में कितना हो जाएगा? मोर देन 1। शॉक इंडेक्स शॉक की अवस्था में कितना हो जाएगा? मोर देन 1, 1 से ज्यादा हो जाएगा, और इसका 1 से ज्यादा होना शॉक कहलाएगा। चौथा पैरामीटर जो अपन चेक करते हैं वो है बॉडी टेम्परेचर। इंसान का बॉडी टेम्परेचर शॉक की अवस्था में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाना चाहिए। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाना चाहिए। अच्छा क्यों हो जाता है जी टेम्परेचर कम? लॉजिक बता दिया। शरीर की अंदर वाली ब्लड वेसल में तो वेजोडाइलेशन होता है और शरीर की बाहर वाली ब्लड वेसल में वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, तो स्किन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि स्किन से ज्यादा अंदरूनी ऑर्गन को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसा नर्वस सिस्टम करता है। इस वजह से टेम्परेचर में कमी आ जाती है। पांचवा और लास्ट पैरामीटर यूरिन आउटपुट। इंसान का यूरिन आउटपुट 30 ml/h से कम हो जाना चाहिए। इंसान का यूरिन आउटपुट 30 ml/h से कम हो जाना चाहिए।
तो देखो, एक और व्यवहारिक सा ज्ञान जो दिमाग में गलत फिक्स होता है कि सर इंसान का बीपी कम हो जाना शौक है, उस चीज को अपने दिमाग से मिटा दो। किसी भी इंसान या कोई भी इंसान शौक में चला गया है, उसको डिफाइन करने के लिए इन पांचों बिंदुओं को अपन देखते हैं, तभी अपन बोलेंगे कि इंसान शौक में चला गया। इंसान शौक में चला गया है, सिस्टोलिक बीपी 100 से कम हो जाए, हार्ट रेट 100 से ज्यादा हो जाए, शौक इंडेक्स 1 से ज्यादा हो जाए, इंसान का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाए और इंसान का यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम हो जाए। यदि ये सारे के सारे पैरामीटर अपन को किसी इंसान में मिल रहे हैं, इट मीन्स द पेशेंट हैज गॉन इनटू द शॉक। तुरंत इलाज चालू कर दो, एक आध घंटे की देरी लगी तो इंसान मर जाएगा, इतनी ज्यादा गंभीर अवस्था है। मर क्यों जाएगा? क्योंकि बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन को टिश्यू परफ्यूजन मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम मिल रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मल्टीपल ऑर्गन में नेक्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और नेक्रोसिस होने का परिणाम टिश्यू की डेथ हो जाएगी और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से इंसान मर जाएगा। तो जब अपन शॉक को डायग्नोस करते हैं तो ये सारे के सारे मीजर या क्राइटेरिया अपन अपनाते हैं। इसको अपन बोलेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ शॉक। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ शॉक, ये सारे के सारे पैरामीटर अपन को अपनाने पड़ते हैं। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर है। सबसे पहले अपन डिस्कस करें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शॉक। देखें, शॉक की डेफिनेशन है, शॉक इज डिफाइंड एज द डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन बिलो द लेवल ऑफ MMD। शॉक इज डिफाइंड एज द डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन बिलो द लेवल ऑफ MMD। शॉक इज नॉट ए डिसऑर्डर ऑफ ए सिंगल सिस्टम। During the shock, the every system of human body are affected. It is a emergency condition. If left untreated, it may lead to life-threatening complication. यदि इसको जल्दी से ट्रीट नहीं किया तो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होना पॉसिबल है। आगे बढ़े अपन, इससे अगला पॉइंट आएगा, किस वजह से हो जाता है शॉक। किस वजह से हो जाता है शॉक? तो इसको अपन बोलेंगे इटियोलॉजी या टाइप्स ऑफ शॉक। इटियोलॉजी या टाइप्स ऑफ शॉक। देखिए कौन कौन से तरह के होते हैं शॉक। यदि किसी इंसान को डायरिया या वॉमिटिंग हो जाए, डायरिया या वॉमिटिंग हो जाए, बताओ वह शॉक में जा सकता है? डायरिया वॉमिटिंग होने पर इंसान शॉक में जा सकता है, नंबर 1। किसी इंसान का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए और उसके शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाए, हेमरेज हो जाए, तो वह शॉक में जा सकता है। इसके अलावा यदि उसकी बॉडी में सीवियर इन्फ्लामेशन है, देखो ध्यान करो, इन्फ्लामेशन का टॉपिक मैंने पढ़ाया है। इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड लीक होता है, इंटरस्टिशियल में जमा होता है। यदि जगह जगह इन्फ्लामेशन हो रहा है तो बॉडी में फ्लूइड का लॉस हो रहा है, वो बात अलग है, वो बाहर नहीं हो रहा, इंटरनल हो रहा है। तो यदि बॉडी में सीवियर इन्फ्लामेशन है, बॉडी में सीवियर इन्फ्लामेशन है, तो भी इंसान की बॉडी शॉक में जा सकती है। सीवियर इन्फ्लामेशन। देखो ये जो कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, ये जो कंडीशंस आपके सामने लिखी हुई हैं, इन कंडीशन में अपन बात कर सकते हैं बॉडी में हाइपोवोलेमिया हो रहा है, बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो सबसे पहले तरह का जो शॉक होता है उस पर्टिकुलर शॉक को नाम देते हैं अपन हाइपोवोलेमिक शॉक।
उस शॉक को नाम देते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। कारण होगा इट अकर ड्यू टू द फ्लूइड लॉस। बॉडी में फ्लूइड लॉस होने की वजह से होने वाले शॉक को हाइपोवोलेमिक शॉक में कैटेगराइज करते हैं। बॉडी में हाइपोवोलेमिया या फ्लूइड का लॉस दो तरीके से होता है। एक तरीका तो यह है, इस तरीके से लॉस हो रहा है तो यह लॉस अपन को दिख रहा है, और जो दिखने वाला लॉस है उसको अपन नाम देंगे एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस। ये डायरिया वॉमिटिंग होगा या हेमरेज होगा तो आपको दिखेगा, इसको अपन नाम देंगे एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस। एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस। और ये जो फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी में अंदर हो रहा है, परंतु यह अपन को नहीं दिख रहा, इस लॉस को अपन नाम देंगे इंटरनल फ्लूइड लॉस। इस लॉस को अपन नाम देंगे इंटरनल फ्लूइड लॉस। इंटरनल फ्लूइड लॉस। तो सबसे पहले तरह का शॉक होता है हाइपोवोलेमिक शॉक। इट अकर ड्यू टू द लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बॉडी। It occur in two form. Number one is external fluid loss. The example of it is diarrhea, vomiting and hemorrhage. Second is internal fluid loss. Example is severe या chronic inflammation. इन सारी परिस्थिति में बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा। अच्छा, बॉडी से यदि फ्लूइड का लॉस होगा तो बैक साइड में आने वाली वीनस रिटर्न, जब बॉडी में फ्लूइड ही नहीं बचेगा, बॉडी में फ्लूइड ही कम हो जाएगा तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगी। वीनस रिटर्न कम होगी तो हार्ट से निकलने वाला कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो इंसान का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। चूंकि कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ऑर्गन को मिलने वाला परफ्यूजन कम हो जाएगा। किससे कम हो जाएगा? मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से। बीपी भी कम हो जाएगा, परंतु कंपनसेंट करने के लिए ब्रेन हार्ट रेट को बढ़ा देगा तो इंसान की हार्ट रेट बढ़ जाएगी। किडनी को कार्डियक आउटपुट नहीं मिलेगा प्रॉपर मात्रा में तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो पहले तरह का शॉक जिसको नाम देते हैं अपन हाइपोवोलेमिक शॉक। कम ऑन टू नंबर 2, दूसरे तरह का शॉक, हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम होना। बॉडी के अंदर ब्लड प्रॉपर मात्रा में, बॉडी के अंदर ब्लड प्रॉपर मात्रा में है, बट हार्ट की पंपिंग एबिलिटी डिक्रीज हो गई है। देखो, पंपिंग एबिलिटी का मतलब है हार्ट प्रॉपर मात्रा में यदि ब्लड मौजूद है तो 1 मिनट में लगभग 5 लीटर कार्डियक आउटपुट निकालने में सक्षम है। अगर किसी कारणवश हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कमजोर हो गई और वह 5 की जगह 4 लीटर ब्लड को निकाले तो कोई नहीं, टिश्यू धक्का लगा लेगा। 3.5 लीटर को निकाले तो भी धक्का लगा लेगा। 3 लीटर को निकाले, चलो भैया कोई नहीं, काम चला लेते हैं। 3 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब हार्ट की पंपिंग एबिलिटी इतनी ज्यादा कमजोर हो जाए कि बॉडी में फ्लूइड तो प्रॉपर मात्रा में, परंतु वह इतना पंप नहीं कर पा रहा। इस अवस्था में बॉडी के ऑर्गन को मिलने वाला परफ्यूजन मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम हो जाता है, और मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम होने का मतलब बॉडी के ऑर्गन शॉक में चले जाते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत बॉडी में फ्लूइड तो प्रॉपर मात्रा में है परंतु हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम हो जाती है? तो देखें, ये वो बीमारियां हैं जिनके अंतर्गत हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम हो जाती है। हार्ट अटैक, दिल का दौरा बोले तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इसमें भी पंपिंग एबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी, इसके अलावा कार्डियोमायोपैथी, ये अवस्थाएं। चूंकि यहां भी अपन बात करें, हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम हो गई है
कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो टिश्यू को मिलने वाला परफ्यूजन मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो इंसान का ब्लड प्रेशर भी कम होगा। चूंकि ब्लड प्रेशर कम होगा और टिश्यू को परफ्यूजन नहीं मिल रहा है तो शिकायत ब्रेन से होगी, ब्रेन हार्ट के स्टिमुलेशन बढ़ा देगा, तो कंपनसेट करने की वजह से इंसान की हार्ट रेट यहां भी बढ़ जाएगी। ध्यान रहे, कार्डियोजेनिक से शॉक में भी टेकीकार्डिया होगा, कार्डियोजेनिक शॉक में भी टेकीकार्डिया होगा। अब एक बेहद गंभीर बात, या पहले क्वेश्चन की फॉर्म में पूछूं, एक इंसान है जो बेहोश अवस्था में अस्पताल में लेकर आई एम्बुलेंस, लावारिस से पुलिस लेकर आई, और पुलिस ने लाने के दौरान अपन ने उसको भर्ती कर लिया, और भर्ती करने के बाद अपन ने उस इंसान के पैरामीटर चेक किए, और पैरामीटर चेक करने के दौरान ये वाले पैरामीटर अपन को मिले। देखिए फिर से सुने क्वेश्चन, पुलिस वाले एक बेहोश मरीज को अस्पताल में लेकर आए हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाए हैं, आप और मैं वहां काम कर रहे हैं। उस मरीज के अंदर जो पैरामीटर अपन ने चेक किए, तो नंबर 1 उसका सिस्टोलिक बीपी 90 है, उसकी हार्ट रेट 112 है, उसका शॉक इंडेक्स 1 से ज्यादा है, उसका टेम्परेचर 94 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है। इस अवस्था में वहां पर मौजूद समस्त डॉक्टर उस मरीज को डायग्नोस करेंगे कि भैया शॉक में गया ये तो, शॉक में गया ये तो, उसके आगे पीछे अभी अपन को कोई रिश्तेदार कुछ नहीं मिल रहा, क्या हुआ है उसको। अब अपन को ना तो ये पता उसको डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है, या इंटरनल हेमरेज हुआ है उसको, ना या इन्फ्लामेशन हुआ है उसको, और ना अपन को ये पता कि उसके हार्ट में कोई खराबी। तो मेरा क्वेश्चन इतना सा है, आपको यह डिसाइड करना है कि उस इंसान में हाइपोवोलेमिक शॉक है या कार्डियोजेनिक शॉक है। तो हाउ कैन यू असेस ऑफ दैट पेशेंट? दिमाग दौड़ाएं आप। आपको यह डिसाइड करना है कि जो बेहोश लावारिस मरीज अस्पताल में आया है उसको शॉक तो है, ये तो डिसाइड हो गया कि इंसान को शॉक है, बट कौन सा शॉक है ये डिसाइड नहीं हो रहा। तो कैसे डिसाइड करेंगे आप? देखो दोनों में सिस्टोलिक बीपी कम हो रहा है, दोनों में हार्ट रेट बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है, यूरिन आउटपुट कम हो रहा है, तो कैसे पता लगा सकते हैं? अब आप बहुत सारे आंसर दे रहे हैं, सर इको करा लेंगे, ठीक है, बट क्या कोई और बेसिक टूल जो इन दोनों में अंतर डिसाइड करे? तो देखें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर वीनस रिटर्न कम दर्शाई। हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब है, हाइपोवोलेमिक शॉक का मतलब है इंसान में के हार्ट में पीछे से ब्लड कम आ रहा है, इंसान के हार्ट में पीछे से ब्लड कम आ रहा है, तो वीनस रिटर्न कम है। यहां यदि मैं इस मरीज का सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक करूं, जो कि नॉर्मली 3 से 8 के बीच में होता है, तो चूंकि वीनस रिटर्न कम है तो यह मुझे मिलेगा 1 या 2। बोले तो सेंट्रल वीनस प्रेशर कम हो गया। हाइपोवोलेमिक शॉक में सेंट्रल वीनस प्रेशर कम हो गया। परंतु यदि अपन कार्डियोजेनिक शॉक की बात करें, तो देखो कार्डियोजेनिक शॉक को जानो आप, ये इंसान कार्डियोजेनिक शॉक जिसको हुआ है, इसके हार्ट में कोई पैथोलॉजी, परंतु क्या पीछे से आने वाले ब्लड में कमी है? नहीं, बल्कि ज्यादा है, क्योंकि हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो वीआर तो प्रॉपर मात्रा में आ रही है, तो चेंबर में ज्यादा ब्लड का कलेक्शन है। इस इंसान का सेंट्रल वीनस प्रेशर चेक करो आप, और सेंट्रल वीनस प्रेशर आपको मिलेगा 10, 11, 12, 15, क्योंकि वीआर बढ़ी हुई है, बॉडी में फ्लूइड की कमी नहीं आई है,
तो यहां पर अपन को यदि यह डिसाइड करना पड़े कि इंसान में हाइपोवोलेमिक शॉक है या कार्डियोजेनिक शॉक है, तो कौन से पैरामीटर का एनालिसिस करना चाहेंगे आप? आंसर है सीवीपी। बोले तो सेंट्रल वीनस प्रेशर। सेंट्रल वीनस प्रेशर देखो स्पेशल तौर पर आपको याद रखना है, स्पेशल तौर पर आपको याद रखना है सारे तरह के शॉक में, सारे तरह के शॉक में सेंट्रल वीनस प्रेशर कम होगा। जितने भी शॉक हैं सारे तरह के शॉक में सेंट्रल वीनस प्रेशर कम होगा, परंतु कार्डियोजेनिक शॉक में सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक में सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये दूसरे तरह का शॉक हो गया जिसका नाम है कार्डियोजेनिक शॉक। हार्ट की पंपिंग एबिलिटी कम होने की वजह से इंसान में होने वाले शॉक को कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसके? एमआई हो सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है और कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। अगले पॉइंट पर चलें अपन, तीसरे तरह का शॉक जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के शॉक आते हैं जिनको इंक्लूड करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इसको इंक्लूड करते हैं अपन डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, और इस शॉक में 4 तरह के शॉक को इंक्लूड किया गया है और उनके लिए एक एब्रीवेशन अपन काम में लेते हैं। उस एब्रीवेशन का नाम है, ये शायद आपको जिंदगी भर याद रहे क्योंकि आप भी कभी कभार इसको किसी के लिए काम में लेते रहते होंगे, और इस एब्रीवेशन का नाम है सोना। इस एब्रीवेशन का नाम है सोना। ये जो सोना है, इस सोना में कौन कौन से शॉक आते हैं? शायद बहुत सारे शब्दों का तो अर्थ आपको पता चल गया, अंदाजा लग गया। एस बोले तो पूरी उम्मीद की 100% साथियों के दिमाग में एस की फुल फॉर्म आ रही है, सेप्टिक शॉक। एस बोले तो सेप्टिक शॉक। एन बोले तो यहां भी आपको पता चल रहा है, एन बोले तो न्यूरोजेनिक शॉक। एन बोले तो न्यूरोजेनिक शॉक। ए बोले तो इसका आंसर भी आ रहा है, ए बोले तो आंसर है एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक। ओ बोले तो, अब मेरे हिसाब से मेरा जो अनुभव है उसके अनुसार बहुत कम जनों के दिमाग में ओ का आंसर आ रहा है। ओ शब्द का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ओ का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो सोना में ये 4 तरह के शॉक आते हैं। इसमें सबसे पहले अलग अलग यदि अपन डिस्कस करें, सोना में नंबर 1 सेप्टिक शॉक। नंबर 1 सेप्टिक शॉक। द सेप्टिक शॉक अकर ड्यू टू द सेप्सिस और सेप्टिसीमिया, और सेप्टिसीमिया का कारण होगा इन्फेक्शन। सेप्टिसीमिया का कारण होगा इन्फेक्शन। देखें यहां भी परफ्यूजन कम हो जाता है क्योंकि कैपिलरी को इंजरी होती है। जो टिश्यू नेक्रोटिंग फैक्टर निकलता है इन्फेक्शन की वजह से, उससे भी कैपिलरी को इंजरी होती है, तो थोड़ा थोड़ा फ्लूइड लॉस तो बॉडी में इंटरनल चलता रहता है जिससे परफ्यूजन कम हो जाता है। साथ में सेप्सिस हो रहा है बॉडी में, क्या प्रॉपर पानी पी रहा होगा? सेप्सिस हो रहा है बॉडी में, क्या इन्फ्लामेशन हो रहा होगा? यस। सेप्सिस हो रहा है बॉडी में, वॉमिटिंग नोजिया भी हो रहा होगा। तो अल्टीमेटली इंसान की बॉडी में परफ्यूजन डिक्रीज होता जाता है
और इंसान की बॉडी का टिश्यू शॉक में चला जाता है। चूंकि यहां भी अपन बात कर सकते हैं सेम उसी तरीके से, इंसान की बॉडी शॉक में चली गई, बॉडी में फ्लूइड की कमी है, वीनस रिटर्न कम, वीनस रिटर्न कम तो कार्डियक आउटपुट कम, कार्डियक आउटपुट कम तो इंसान का ब्लड प्रेशर कम, और चूंकि ब्लड प्रेशर और कार्डियक आउटपुट कम हुआ है तो कंपनसेट करने की वजह से इंसान में हार्ट रेट बढ़ जाएगी। अच्छा, इसमें भी यूरिन आउटपुट कम होगा, शॉक इंडेक्स 1 को पार कर जाएगा। पर एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने शॉक के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर पढ़ा था, शॉक के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर पढ़ा था कि शॉक की अवस्था में बॉडी कूल हो जाती है। पर सोचो यहां तो सेप्सिस हो रहा है, और सेप्सिस हो रहा है तो फीवर आना तो कॉमन है, फीवर आना तो कॉमन है। तो यह शॉक और शॉक से अलग है, उसका कारण है, यह शॉक और शॉक से अलग है, उसका कारण है इस शॉक में टेम्परेचर कम होने की बजाय बढ़ता है। यह शॉक और शॉकों से अलग है, उसका कारण है इस शॉक में बॉडी कूल नहीं मिलेगी, क्योंकि इंसान में फीवर मौजूद होगा। इंसान में फीवर मौजूद होगा तो वह एकमात्र शॉक जिसमें बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, आंसर आपको देना है सेप्टिक शॉक, आंसर आपको देना है सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक में सब कुछ समान है। अब ये तो गलती हो ही नहीं सकती कि क्यों होता है, इन्फेक्शन से होता है भैया, यह इन्फेक्शन से होता है, बट इसके अंदर बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है। इज दैट क्लियर? सोना में ओ वाले शॉक के बारे में जानकारी लें। ओ बोले तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ओ बोले तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। देखिए वैसे बेसिकली यह कार्डियोजेनिक शॉक का ही एक पार्ट है, परंतु फिर भी इसको अलग क्लासिफाई कर दिया है। आगे बीमारी में एक कंडीशन पढ़ेंगे अपन, बीमारी का नाम होगा पेरिकार्डाइटिस, बीमारी का नाम होगा पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में ये जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। देखिए पेरिकार्डाइटिस में सबसे पहले तो इन्फ्लामेशन होता है पेरिकार्डियम का, ये पेरिकार्डियम पैराइटल पेरिकार्डियम, इसका इन्फ्लामेशन हो गया। साथ में विसरल पेरिकार्डियम, इसका इन्फ्लामेशन हो गया। इन्फ्लामेशन होने के साथ साथ इन दीवारों से फ्लूइड लीक होता है, और फ्लूइड लीक होने के बाद इस पेरिकार्डियल कैविटी में इसका जमाव होता है, और पेरिकार्डियल कैविटी में नॉर्मल से ज्यादा मात्रा में फ्लूइड का कलेक्शन होना, इस अवस्था को अपन नाम देते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। इस अवस्था को अपन नाम देते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अच्छा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया, इसको सिंपली भाषा में मैं बताऊं तो हार्ट के चारों तरफ पानी भर गया। सोचो ये डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल, डायस्टोल सिस्टोल। अब यदि पानी भर गया तो डायस्टोल, बोले तो डायस्टोलिक मूवमेंट में कमी आई। अच्छा, जब हार्ट डायस्टोल करता है तो इसमें ब्लड भरता है। सोचो जब डायस्टोल कम हो रहा है तो ब्लड कम भर रहा है, कम भर रहा है तो कम निकलेगा, कम भर रहा है तो कम निकलेगा, यहां से कम निकलेगा। और यदि यह मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से भी कम निकले, यदि यह मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से भी कम निकले तो बॉडी का टिश्यू कौन सी अवस्था में चला जाएगा? शॉक। और इस पर्टिकुलर शॉक को बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। किसमें ऑब्स्ट्रक्शन आया? किसमें ऑब्स्ट्रक्शन आया? हार्ट के डायस्टोलिक मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आया।
तो हार्ट के डायस्टोलिक मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से होने वाला शॉक, डायस्टोलिक मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से होने वाला शॉक ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक कहलाता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन डायस्टोलिक मूवमेंट ऑफ शॉक, ऑब्स्ट्रक्शन इन डायस्टोलिक मूवमेंट ऑफ शॉक, सॉरी डायस्टोलिक मूवमेंट ऑफ हार्ट। हार्ट के डायस्टोलिक मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से होने वाले शॉक को ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बोलते हैं। सामान्यतः कौन सी बीमारी में यह देखने को मिलेगा? आंसर है पेरिकार्डियल इफ्यूजन, आंसर है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। कम ऑन टू नंबर थर्ड। नंबर थर्ड अपन बात करें सोना में एन, एन बोले तो न्यूरोजेनिक शॉक। देखें, अपने बेसिकली हार्ट को कंट्रोल करने के लिए नर्वस सिस्टम की जरूरत है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि हार्ट रेट को, हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कब कब बढ़ाना है, इसका निर्धारण स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। आप दौड़ लगा रहे हो, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, स्पाइनल कॉर्ड से इंपल्स जाएंगे। अगर स्पाइनल कॉर्ड ही टूट जाए तो बताओ, स्पाइनल कॉर्ड ही टूट जाए तो सिंपैथेटिक के स्टिमुलेशन जाना बंद, इंसान के हार्ट में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम, कार्डियक आउटपुट कम, और इतना कम हो जाए कि बॉडी के ऑर्गन को मिलने वाला परफ्यूजन मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से कम हो जाए तो शॉक में चला जाएगा। और इस स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी की वजह से होने वाले शॉक को अपन नाम देंगे न्यूरोजेनिक शॉक। तो देखिए, न्यूरोजेनिक शॉक में अपन बोले, न्यूरोजेनिक शॉक होने का कारण होगा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। देखो, नर्व सप्लाई मैंने आप साथियों को अच्छे से पढ़ा दी है, शायद 100% आप साथियों को समझ भी आ गई है। टोटली मैंने पढ़ा दी है और आपको समझ में भी आ गई है। क्या पढ़ाया मैंने? दो तरह के फाइबर, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक दोनों तरह के फाइबर बता दिए। सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है, सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ाता है, साथ में हार्ट के फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है। अब जब सिंपैथेटिक सिस्टम ही डैमेज हो गया तो हार्ट से निकलने वाला कार्डियक आउटपुट कम, कितने से कम हो जाए ये? मिनिमम मेटाबॉलिक डिमांड से। बॉडी का टिश्यू किस में चला गया? शॉक में चला गया। इंसान का बीपी भी क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो यह अवस्था शॉक कहलाती है। 2-3 क्वेश्चन है जो यहां बनते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट। देखो, जितने भी तरह के शॉक अपन पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, सारे के सारे शॉक के अंदर हार्ट रेट बढ़ रही है। अच्छा, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बॉडी कंपनसेट कर रही। कौन बढ़ा रहा है हार्ट रेट को? स्पाइनल कॉर्ड में सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, स्पाइनल कॉर्ड में सिंपैथेटिक नर्व फाइबर हार्ट रेट को बढ़ा रहे हैं कंपनसेशन करने की वजह से। यहां तो भैया डैमेज हो गए, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर डैमेज हो गए, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, बढ़ाने वाला बचा ही नहीं। और बढ़ाने वाला नहीं बचा तो इस एकमात्र शॉक में हार्ट रेट नहीं बढ़ेगी। द न्यूरोजेनिक शॉक आर कैरेक्टराइज्ड बाई, द न्यूरोजेनिक शॉक आर कैरेक्टराइज्ड बाई ब्रेडीकार्डिया। The neurogenic shock are characterized by bradycardia. Question number 1. इस पर्टिकुलर शॉक में ब्रेडीकार्डिया होगा, जबकि जितने भी शॉक अपन पढ़ रहे हैं सारे के सारे शॉक में टेकीकार्डिया होगा, सारे के सारे शॉक में टेकीकार्डिया होगा।
अब इस पर्टिकुलर शॉक वाला मरीज अपने अस्पताल में भर्ती है तो भैया स्पाइनल कॉर्ड का वैसे तो कोई इलाज नहीं है, रेस्ट कराओ। पर ब्रेडिकार्डिया का इलाज मैंने आपको पढ़ा दिया। जब भी ब्रेडिकार्डिया हो तो कौन सी दवाई मरीज में लगा दो? आंसर है एट्रोपिन सल्फेट, द ड्रग ऑफ चॉइस which are commonly given to increase the heart rate in neurogenic shock is atropine sulfate। तो कौन से शॉक में सामान्यतः एट्रोपिन सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे? न्यूरोजेनिक शॉक में। कौन सा शॉक ऐसा शॉक है जिसमें टेकिकार्डिया नहीं होता? न्यूरोजेनिक शॉक। क्यों नहीं होता? समझ में आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड ही टूट गई, वही तो हार्ट रेट को बढ़ा रही थी, सिंपैथेटिक के फाइबर वहीं से तो निकल रहे थे। इज दैट क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूरोजेनिक शॉक का क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉक इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय कूल स्किन? Which of the following shock is not characterized by cool skin? Option: hypovolemic shock. Number 2, cardiogenic shock. Number 3, neurogenic shock. Number 4, obstructive shock। बड़ा आश्चर्य है कि सर आपने तो सेप्टिक शॉक बताया यार, ऑप्शन दिया ही नहीं। आया हुआ क्वेश्चन है, नहीं आया था सेप्टिक शॉक। नंबर 1 सेप्टिक शॉक है, नंबर 1 सेप्टिक शॉक है, बट ऑप्शन में नहीं आया तो नहीं आया। अब इनमें से डिसाइड करो। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में कूल स्किन होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में भी कूल स्किन होगी, कार्डियोजेनिक शॉक में भी कूल स्किन होगी। इसमें जरूरी नहीं है कूल स्किन हो, इसमें जरूरी नहीं है कूल स्किन हो, या तो नॉर्मल होगी या हॉट होगी, या तो नॉर्मल होगी या हॉट होगी। नॉर्मल स्किन टेम्परेचर इसमें भी देखने को मिलेगा। कि सर ऐसा क्यों? तो लॉजिक लगा हुआ, शॉक की अवस्था में स्किन कूल क्यों हो रही है? कि अपना नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंपनसेट कर रहे हैं, और जो अंदरूनी ब्लड वेसल में तो वेजोडाइलेशन कर रहे हैं, और स्किन की ब्लड वेसल में वेजो कंस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। अब स्किन की ब्लड वेसल में वेजो कंस्ट्रिक्शन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। अरे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है और वो डैमेज है, तो कंपनसेशन करेगा कौन? वही वाली बात की टेकिकार्डिया करेगा कौन? स्पाइनल कॉर्ड करती है, वो तो डैमेज है। तो इसलिए स्किन की जो ब्लड वेसल है उनमें वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा कौन? स्पाइनल कॉर्ड तो इंजर्ड है। और जब स्किन की ब्लड वेसल में वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो बताओ सॉरी 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 फॉर इनकन्वीनियंस। तो जब स्किन में अपन बात कर रहे हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो स्किन कूल कैसे होगी? तो एक न्यूरोजेनिक शॉक भी ऐसा शॉक होता है जिसमें स्किन का टेम्परेचर कम हो, यह जरूरी नहीं होता। लॉजिक मैंने आपको बता दिया। तो यदि क्वेश्चन आए कौन से शॉक में स्किन कूल नहीं होती, पहला आंसर है सेप्टिक शॉक, क्योंकि उसमें फीवर आता है। अगर वो ऑप्शन में नहीं आए तो आंसर आपको देना है न्यूरोजेनिक शॉक। इज दैट क्लियर? तो ये तीसरा हो गया। सोना में थर्ड एन, लास्ट सोना का एन ओ ए, जिसका नाम है एनाफाइलेक्टिक शॉक। नंबर 4 एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्यू टू द एलर्जिक रिएक्शन और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
बहुत सारे केमिकल मैसेंजर रिलीज होते हैं जो कैपिलरी परमिएबिलिटी में बदलाव करते हैं, जिसकी वजह से इंसान की बॉडी या बॉडी के ऑर्गन शॉक में चले जाते हैं। इंसान या बॉडी के ऑर्गन शॉक में चले जाते हैं तो इसका कारण होगा ड्यू टू एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ड्यू टू एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होने वाला शॉक एनाफाइलेक्टिक शॉक कहलाता है। तो दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। देख लें आप शुरू से सारे के सारे शॉक में जो बीच बीच में बनने वाले क्वेश्चन थे उनका जवाब मैं आपको साथ साथ देता जा रहा हूं। यह वास्तविक मतलब होता है शॉक का। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ शॉक, इस तरीके से इसको डायग्नोस करते हैं अपन। नेक्स्ट डेफिनेशन, डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन बिलो द लेवल ऑफ MMD। इटियोलॉजी या टाइप में पहले नंबर पर हाइपोवोलेमिक शॉक ड्यू टू द हाइपोवोलेमिया, एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस और इंटरनल फ्लूइड लॉस। कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट की पंपिंग एबिलिटी के कम होने की वजह से। ध्यान रखने वाली बात है, यह एकमात्र ऐसा शॉक होगा जिसमें सेंट्रल वीनस प्रेशर कम होने की बजाय बढ़ता है। इसके कारण है MICHF कार्डियोमायोपैथी। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक में है सोना। सोना में सबसे पहले सेप्टिक शॉक। ध्यान रखने वाली बात, इसमें फीवर आएगा तो स्किन कूल नहीं होगी। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक पेरिकार्डियल इफ्यूजन की वजह से होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द डायस्टोलिक मूवमेंट ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक शॉक। ध्यान रहे, एकमात्र ऐसा शॉक जिसमें ब्रेडिकार्डिया होता है और इसमें ड्रग ऑफ चॉइस अपन एट्रोपिन सल्फेट लगाते हैं। इसमें स्किन टेम्परेचर आपको नॉर्मल देखने को मिल सकता है और एनाफाइलेक्टिक शॉक ड्यू टू सम एलर्जिक रिएक्शन। शॉक का मतलब परिभाषा हो गई। नंबर 2 टाइप और इटियोलॉजी हो गई। अब अपन बात करें शॉक की अवस्था में मरीज में कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपीयर होंगे। शुरू में ही सिखा दिया मैंने कि शॉक कौन से सिस्टम का डिसऑर्डर है। आंसर है सारे के सारे सिस्टम का। तो इसका मतलब है शॉक की अवस्था में बॉडी के सारे सिस्टम अफेक्ट होंगे। शॉक की अवस्था में बॉडी के सारे सिस्टम अफेक्ट होंगे। इन सिस्टम में कौन कौन से सिम्टम अपन को देखने को मिलेंगे? इन सिस्टम में कौन कौन से सिम्टम अपन को देखने को मिलेंगे? सबसे पहले शॉक में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या देखने को मिलेगा? बताओ, इंसान का ब्लड प्रेशर क्या देखने को मिलेगा? हर तरह के शॉक में कम होगा। इंसान की हार्ट रेट क्या होगी? बढ़ेगी। बोले तो टेकीकार्डिया। केवल एक शॉक को छोड़कर, कौन सा? न्यूरोजेनिक शॉक। इसके अलावा इंसान की धड़कन खुद को महसूस होने लग जाए, पाल्पिटेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में शॉक में चला गया इंसान, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी। बोले तो टेकिपनिया। सांस लेने में दिक्कत, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, इसको बोले डिस्निया। स्किन का ब्लू हो जाना, साइनोसिस। जीआईटी में अपन बात करें, देखो एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये तो कॉमनली होंगे ही होंगे।
साथ में जीआईटी को फ्लूइड नहीं जा रहा है तो मूवमेंट कम हो जाएंगे, बोले तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। रीनल सिस्टम में यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यूरिन आउटपुट का कम होना ओलिगोयूरिया। स्किन में स्किन कैसी हो जाएगी, कूल 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम हो जाएगा। ध्यान रहे सेप्टिक शॉक के अंदर और न्यूरोजेनिक शॉक में स्किन कूल नहीं होगी, नॉर्मल या हॉट होगी, और सेप्टिक शॉक में तो हॉट ही होगी। नर्वस सिस्टम में अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन और अनकॉन्शियसनेस डेवलप हो जाएगी। मस्कुलो स्केलेटन में अपन बात करें तो इंसान के द्वारा चलना फिरना संभव नहीं होगा, फैटिगनेस डेवलप हो जाएगी। तो बताएं बॉडी के सारे सिस्टम अफेक्ट हो रहे हैं, तो बॉडी में जितने भी सिस्टम हैं उनसे संबंधित फीचर इंसान को अपीयर होंगे। अब यहां पर कुछ एक पॉइंटों में अपन ने कैलकुलेट कर लिया इंपॉर्टेंट बातें। कौन कौन सी बात, चलो मान लिया सब में टेकीकार्डिया होता है बट किसी में तो नहीं होता होगा, आंसर है न्यूरोजेनिक शॉक। चलो मान लिया सबके अंदर कूल स्किन होती है, किसी में नहीं होती, क्या यस सेप्टिक शॉक, नहीं आए तो न्यूरोजेनिक शॉक। बाकी ये पैरामीटर सारे के सारे शॉक में कॉमनली अवेलेबल होंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ शॉक, डायग्नोस्टिक मेजर ऑफ शॉक, शॉक को डायग्नोस करने के लिए 5 पॉइंटों को चेक करते हैं अपन। सिस्टोलिक बीपी, हार्ट रेट, शॉक इंडेक्स, बॉडी टेम्परेचर और यूरिन आउटपुट। इन सारे के सारे पॉइंटों को चेकआउट अपने द्वारा किया जाता है। फिर भी और कोई इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं क्या, तो सारे इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो आप, ये पता लगाने के लिए कि शॉक की वजह से बॉडी के ऑर्गन डैमेज तो नहीं हो गए। फॉर एग्जांपल के लिए आप ईसीजी करा सकते हो, एक्सरे करा सकते हो, यूएसजी करा सकते हो, इको करा सकते हो, आरएफटी करा सकते हो, एलएफटी करा सकते हो, सीरम इलेक्ट्रोलाइट करा सकते हो। ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन चाहे तो अपन करा सकते हैं, जिसका कारण होगा कि शॉक का वास्तविक कारण क्या है और शॉक में जाने से शरीर में क्या बदलाव हुआ, लीवर में क्या बदलाव हुआ, एलएफटी और यूएसजी करा रहे हो, हार्ट में क्या बदलाव हुआ, ईसीजी और इको करा रहे हो, लंग्स में क्या बदलाव हुआ, एक्सरे करा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट में या किडनी में क्या बदलाव हुआ, इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट और आरएफटी करा रहे हो, तो ये इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। बाकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में ये पांचों के पांचों पॉइंट आते हैं। कम ऑन टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ शॉक। मैनेजमेंट ऑफ शॉक, शॉक में जाते ही मरीज को एडमिट कर दें आप, ये तो निश्चित है। पहली बात तो एडमिट करने से ही पता चलेगा शॉक में है कि नहीं। हर 15 मिनट में वाइटल मॉनिटर करते रहें, हर 15 मिनट में वाइटल मॉनिटर करते रहें। हर 1 आवर में इनटेक आउटपुट चेक करते रहें, इनटेक आउटपुट चेक करते रहें। सीवीपी मॉनिटरिंग भी करेंगे अपन, वेट मॉनिटरिंग भी करेंगे अपन। अब सोच रहे हो कि सर अब वेट की क्या जरूरत है, देखो इंसान कार्डियोजेनिक शॉक में है और आपने उसको आईवी फ्लूइड दिया 4 घंटे में 2 लीटर, 4 घंटे बाद उसका वजन 1 किलो बढ़ गया, 51 किलो से 52 किलो हो गया। अब कैसे बढ़ा, जो फ्लूइड दिया वो बॉडी में रिटेन हो गया, आगे आया नहीं, इसका मतलब कंजेशन हो रहा है। तो यहां पर वेट मॉनिटरिंग भी करते रहेंगे अपन, वेट मॉनिटरिंग करते रहेंगे, यह भी मैंडेटरी है। उसके बाद शॉक का इलाज करो आप। तो शॉक का जो अपन इलाज करते हैं, वैसे तो शॉक का इलाज डिपेंड करता है कॉज पर,
फिर भी जो दवाई अपन शौक में देते हैं दैट इज एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन अपन मरीज को लगाएंगे जिससे हार्ट की पंपिंग एबिलिटी बढ़ेगी, चाहे कोई सा भी शौक हो। पंपिंग एबिलिटी बढ़ा के ऑर्गन को दाना पानी तो पहुंचा दो ताकि नेक्रोसिस जो चालू हो गया है वो रुक जाए। तो जो सामान्यतः अपन दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं दैट इज द एपिनेफ्रीन। इसके अलावा शौक का मैनेजमेंट डिपेंड करता है कॉज पर। द मैनेजमेंट ऑफ शौक डिपेंड अपॉन कॉज। द मैनेजमेंट ऑफ शौक डिपेंड अपॉन कॉज। अगर हाइपोवोलेमिक शौक है, अगर इंसान में हाइपोवोलेमिक शौक है तो फ्लूइड लगा दो भैया, बोले तो आईवी फ्लूइड देना चाहेंगे। अगर इंसान में कार्डियोजेनिक शौक है तो उसको डोपामीन लगा दो और डोबूटामाइन लगा दो। डोपामीन और डोबूटामाइन हार्ट की पंपिंग बढ़ेगी और हार्ट प्रॉपरली काम करने लगेगा ताकि शौक से तो बाहर निकले, बाकी इलाज बाद में देखेंगे। अगर इंसान को सेप्टिक शौक है, अगर इंसान को सेप्टिक शौक है तो एंटीबायोटिक्स लगाएंगे अपन। सेप्टिक शौक में एंटीबायोटिक लगाएंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव शौक है तो पेरिकार्डियल कैविटी से फ्लूइड को बाहर निकालेंगे। प्रोसीजर का नाम है पेरिकार्डियोसिंटेसिस। प्रोसीजर का नाम है पेरिकार्डियोसिंटेसिस। न्यूरोजेनिक शौक है, न्यूरोजेनिक शौक है तो स्पाइनल कोड अपने आप रीजनरेट करेगी। रेस्ट कराओ और हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए लगा दो एट्रोपिन। हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए लगा दो एट्रोपिन। और लास्ट एनाफाइलेक्टिक शौक है। एनाफाइलेक्टिक शौक है तो अपन यहां पर एंटी एलर्जिक बोले तो एविल्डेक्सोना लगाएंगे। देखें एविल में आता है फेनेरेमीन मैलेट, एविल में आता है फेनेरेमीन मैलेट और डेक्सोना डेक्सामेथासोन है। तो एविल एक एंटी हिस्टामिनिक होती है और डेक्सोना स्टीरॉइड है। ये दवाई अपन लगाएंगे। हाल प्रायोरिटी तौर पर बात करें तो सारे तरह के शौक में कौन सी दवाई देना चाहोगे आप? आंसर है एपिनेफ्रीन लगाना चाहेंगे। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ शौक और शौक से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे चुका। देखें पढ़े अपन शौक, परिभाषा देख लो। शौक इज डिफाइंड एज द डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन बिलो द लेवल ऑफ MMD, बिलो द लेवल ऑफ MMD। टाइप एंड एटियोलॉजी ऑफ शौक। नंबर 1 हाइपोवोलेमिक शौक। इट अकर ड्यू टू फ्लूइड लॉस फ्रॉम बॉडी। फ्लूइड लॉस दो तरह का होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल के एग्जाम्पल देख लो, हेमरेज, डायरिया, वॉमिटिंग। इंटरनल के इन्फ्लामेशन और क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस। कार्डियोजेनिक शॉक। It occur due to inability of heart muscle to pump the enough blood which are required for MMD. Require for MMD कौन सी अवस्था में होगा? MI, CHF, कार्डियोमायोपैथी। देखो दो चीजें यहां ध्यान रखने वाली बात है। कभी ये क्वेश्चन आए कि हार्ट रेट कौन से शॉक में नहीं बढ़ती, ऑप्शन में कार्डियोजेनिक शॉक भी, और अपन ने नहीं पढ़ा है तो गलती से कार्डियोजेनिक शॉक में जा सकता है कि यार कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट डैमेज होगा तो शायद नहीं बढ़ती होगी। नहीं, गलत होगा। कार्डियोजेनिक शॉक में हार्ट रेट निश्चित तौर पर बढ़ेगी, निश्चित तौर पर बढ़ेगी। बोले तो यहां हार्ट रेट बढ़ेगी, न्यूरोजेनिक में नहीं बढ़ेगी। दूसरा, कार्डियोजेनिक शॉक बाकी शॉकों से कैसे अलग है?
इस पर्टिकुलर शॉक में सेंट्रल वीनस प्रेशर बढ़ेगा। द सेंट्रल वीनस प्रेशर हैज बीन इंक्रीज इन कार्डियोजेनिक शॉक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़े अपन। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, सोना, एस बोले तो सेप्टिक शॉक, अकर ड्यू टू द सेप्सिस और इन्फेक्शन। इसका क्वेश्चन, कैरेक्टराइज्ड बाय वार्म स्किन। सारे शॉक में स्किन कूल हो जाती है, इस शॉक में स्किन कूल नहीं होती, क्योंकि इस शॉक में बॉडी टेम्परेचर राइज होता है। तो यहां सेप्टिक शॉक में ये वाला शब्द ध्यान रखना है, पायरेक्सिया होता है सेप्टिक शॉक में। आगे देखो, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, इट अकर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इन डायस्टोलिक मूवमेंट ऑफ हार्ट, एग्जाम्पल पेरिकार्डियल इफ्यूजन। न्यूरोजेनिक शॉक, इट अकर ड्यू टू द स्पाइनल कोड इंजरी, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेडिकार्डिया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेडिकार्डिया। कूल स्किन आर नॉट द फीचर ऑफ कार्डियो न्यूरोजेनिक शॉक। नॉर्मल टेम्परेचर आर फाउंड। क्यों नॉर्मल टेम्परेचर फाउंड होगा बता दिया भाई। जो स्किन को वेजो कंस्ट्रक्शन कराने, ब्लड वेसल का वेजो कंस्ट्रक्शन कराने वाला फैक्टर ही नहीं है, स्पाइनल कोड इंजर्ड है, तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? इसलिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इसमें आपको मिलेगा। पहले नंबर पर बॉडी टेम्परेचर राइज होगा, सेप्टिक शॉक नहीं आए तो न्यूरोजेनिक शॉक आपको आंसर देना है। नेक्स्ट, एनाफाइलेक्टिक शॉक, इट अकर ड्यू टू सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। आगे बढ़े, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सारे सिस्टम अफेक्ट होंगे। कार्डियोवैस्कुलर पर क्या प्रभाव? टेकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, हाइपोटेंशन। रेस्पिरेटरी पर टेकिपनिया, डिस्निया, साइनोसिस और कफिंग। डाइजेस्टिव पर एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन। रीनल सिस्टम, ओलिगोयूरिया, मस्कुलोस्केलेटम, सीवियर फैटिगनेस। स्किन ड्राई और कूल हो जाएगी। नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम पर अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, एंजाइटी, फियर और अनकॉन्शियस भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है। डायग्नोसिस देख लो। क्राइटेरिया नंबर 1, हार्ट रेट 100 से ज्यादा, सिस्टोलिक बीपी 100 से कम दूसरे नंबर का। नंबर 3, शॉक इंडेक्स 1 से ज्यादा। क्या होता है शॉक इंडेक्स? क्या होगा शॉक इंडेक्स? शॉक इंडेक्स बराबर हार्ट रेट बटे सिस्टोलिक बीपी। हार्ट रेट बटे सिस्टोलिक बीपी जो नॉर्मली 0.7 से 0.9 होता है। आगे चौथे नंबर का टेम्परेचर 95 से कम, यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर से कम। नाउ कम ऑन टू द मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट में 2 पॉइंट है, 2 क्वेश्चन है। क्या आप मरीज को हाइपोथर्मिया हो रखा है शॉक में, तो यू शुड अप्लाई ए वार्म एप्लीकेशन अपॉन बॉडी और नॉट। क्या वार्म एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे? स्किन ठंडी हो रही है बिल्कुल, क्या उसको गर्म करने के लिए वार्म एप्लीकेशन अप्लाई करें? यस और नो? आंसर है नो। वार्म एप्लीकेशन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद शॉक। अगर आप स्किन को वार्म करेंगे तो स्किन की ब्लड वेसल डायलेट होंगी। जब स्किन की डायलेट होंगी तो अंदर वाली कंस्ट्रिक्ट होंगी। अब आप खुद बता दो, स्किन को बचाना ज्यादा जरूरी है या लीवर, किडनी, हार्ट और लंग्स को? जान बचाने के लिए तो अंदरूनी ऑर्गन को बचाना जरूरी है, तो इसको ठंडी रहने दो, अंदर वाले की प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने दो। तो कभी भी अपन वार्म एप्लीकेशन यहां अप्लाई नहीं करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नंबर 2, हाइपोवोलेमिक शॉक या कार्डियोजेनिक शॉक में आपने दवाई चालू करी। दवाई चालू करने के बाद बीपी इंसान का क्या होगा? बढ़ेगा जी। हार्ट रेट पर क्या फर्क पड़ेगा? हार्ट रेट पहले बढ़ी हुई थी कंपनसेंट की वजह से, अब कम होंगी।
टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा? स्किन टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि स्किन ठंडी हो रही थी। यूरिन आउटपुट पर क्या फर्क पड़ेगा? यूरिन आउटपुट भी बढ़ेगा। शॉक सही हो रहा है तो शॉक सही हो रहा है तो यह परिवर्तन आएगा दवाई लगने के बाद। बीपी बढ़ेगा, हार्ट रेट कम होंगी क्योंकि बढ़ी हुई थी, टेम्परेचर बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ शॉक, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंडिकेटर टू फाइंड आउट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द शॉक, कि शॉक रिवर्सिबल है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए कौन सा बेस्ट इंडिकेटर होगा? आंसर है यूरिन आउटपुट। देखो, हाइपोवोलेमिक शॉक में आईवी फ्लूइड देने के बाद भी यदि यूरिन आउटपुट आना स्टार्ट नहीं हो तो समझ जाओ किडनी खत्म हो गई है, डायलिसिस पर लेना पड़ेगा मरीज को। तो शॉक रिवर्सिबल है या नहीं है, दवाई का रेस्पॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सब में परिवर्तन आएगा, परंतु बेस्ट परिवर्तन किसको देखकर अपन जानेंगे? आंसर है यूरिन आउटपुट। तो यूरिन आउटपुट इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ शॉक। यूरिन आउटपुट इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ शॉक। इज दैट क्लियर? तो ये मैनेजमेंट देख लें जो अभी बताया था। हाइपोवोलेमिक शॉक में सबसे पहले तो शॉक में कौन सी दवाई लगाओगे? द ड्रग ऑफ चॉइस इन शॉक, केवल इतना क्वेश्चन आए तो ड्रग ऑफ चॉइस इन शॉक, केवल इतना क्वेश्चन आए तो एपिनेफ्रीन। अब अलग अलग तरह के शॉक का अलग अलग इलाज होगा। हाइपोवोलेमिक शॉक है तो आईवी फ्लूइड लगा दो, कार्डियोजेनिक शॉक है तो डोबूटामाइन या डोपामीन लगा दो, सेप्टिक शॉक है तो एंटीबायोटिक लगा दो, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है तो पेरिकार्डियोसिंथेसिस कर दो, न्यूरोजेनिक शॉक है तो रेस्ट कराओ, और हार्ट रेट को तो बढ़ा दो, बोले तो एट्रोपिन सल्फेट लगा दो, उसके अलावा एनाफाइलैक्टिक शॉक है तो एपिनेफ्रीन तो पहली दवाई होगी, उसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक और स्टीरॉइड। एविल्डेक्सोना जो मैंने बताई, क्या लगाएंगे अपन? एविल्डेक्सोना, फेनरेमीन, मेलेट और डेक्सामेथासोन। हॉट एप्लीकेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन शॉक। क्यों कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है समझा दिया। हॉट एप्लीकेशन से स्किन की ब्लड वेसल को डायलेशन मिलेगा, अंदर वाली को कंस्ट्रिक्शन हो जाएंगी। यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ शॉक। तो दैट इज द एंड ऑफ शॉक, और शॉक में बनने वाले सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब पूरी उम्मीद की आपको इस लेक्चर में मिल गया। कौन से शॉक में ब्रेडिकार्डिया होगा, कौन से शॉक में टेम्परेचर बढ़ेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक में से किसमें सीवीपी बढ़ेगा, किसमें कम होगा, ये सारा का सारा एनालिसिस और सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने आपको दे दिया। बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होता है शॉक के प्रोग्नोसिस के लिए, ये भी आपको मालूम चल गया। हॉट एप्लीकेशन दें या नहीं दें, ये भी मालूम चल गया। तो आई थिंक शॉक में बनने वाले समस्त क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और निश्चित तौर पर इसमें से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो ये शॉक का टॉपिक कंप्लीट होता है। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, बट इसको कंप्लीट करना जरूरी था। नेक्स्ट लेक्चर से अपन कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।